Hello guys, today we are going to study what is offer, types of offer, revocation, acceptance, revocation of acceptance. Okay, so let's move forward. Let's understand पहले कि offer का definition क्या है, what is offer and offer को कहाँ define किया गया है. तो offer को 2A में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है, और ऑफर और प्रपोजल एक ही बात है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था. ठीक है, तो ऑफर मस्ट बी लॉफुल. नहीं समझ आया? लेटर ऑन, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी. तो जो सेक्शन 2A है, सेक्शन 2 क्लॉज A है, वो डेफिनेशन देता है ऑफर की. ठीक है, अब आप वो बेयर एक्ट से पढ़ लेना, मैंने उसके छोटा सा इसेंशियल टाइप का लिख रखा है. ठीक है, when one person signifies willingness to do something or not to do something, that willingness is offer or proposal. थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा. ऑफर इज बेसिकली किसी की कोई इच्छा जो कि वो चाहता है कि दूसरा इंसान उसको पूरा करे, उस इच्छा को करवाने की, कि मतलब वो करना चाहता है ये काम या नहीं करना चाहता है ये काम. जब वो ये चीज व्यक्त करता है, किसी से पूछता है, करवाना चाहता है, तो उसको हम ऑफर कहते हैं. जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं ये मार्कर बेच रही हूँ और मैंने ये बात बोली कि क्या आप मेरे से ये मार्कर 10 रुपए में खरीदिएगा, तो मैंने ये ऑफर दिया है. या फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तो अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज मस्ट बी लॉफुल का क्या मीनिंग है, या फिर सिर्फ विलिंगनेस बताना, मतलब अपनी इच्छा जाहिर करना कि मैं ये चाहता हूँ, नहीं होना चाहिए, बल्कि वो क्या करवाना, सामने वाले से क्या चाहता है वैसा कुछ होना चाहिए कि जहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो. ठीक है, जैसे कि अगर ए पर्सन बी पर्सन से मैरिज करना चाहता है और ए पर्सन ने बी पर्सन से सिर्फ इतना बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या ये प्रपोजल है? आंसर इज ऑब्वियसली नो. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है. ए ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई प्रपोजल नहीं रखा, कोई ऑफर नहीं रखा जिसका बी एक्सेप्टेंस या डिनायल दे सके. पर वहीं पर अगर ए ये बोलता बी से कि विल यू मैरी मी, तो ये एक ऑफर हुआ, वैलिड ऑफर हुआ, लॉफुल ऑफर हुआ. ठीक है, उसके आगे बढ़ते हुए हमें ये समझने की जरूरत है कि एग्रीमेंट्स में दो चीजें होती हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, ऑफर इज द प्राइमरी थिंग. अगर ऑफर ही नहीं हुआ तो आगे हम बढ़ ही नहीं सकते. ऑफर के बिना एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता है. ठीक है, द पर्सन जो कि ऑफर देता है उसको हम ऑफरर या फिर प्रपोजर कहते हैं. ठीक है, पर्सन ऑफर देता है या प्रपोजल रखता है उसको हम ऑफरर या फिर प्रोमिसर कहते हैं. ठीक है, और वो हमेशा फर्स्ट पार्टी होता है. ठीक है, एंड सेकंड, जो पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको हम ऑफरी या फिर प्रोमिसी कहते हैं, जो कि हमेशा सेकंड पार्टी होता है, एक्सेप्टर इन अ लेमन टर्म. आगे बढ़ते हैं. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर. देयर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स, मतलब कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एक ऑफर को, मतलब एक हमारी इच्छा को ऑफर बनाते हैं, एक हमारी विलिंगनेस को ऑफर में कन्वर्ट करते हैं. जैसे कि देयर शुड बी 2 पार्टीज, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया, ऑफरर एंड ऑफरी, मतलब कि एक ऑफर देने वाला और एक ऑफर एक्सेप्ट करने वाला. ठीक है, दूसरा, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, मतलब कि इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. अगर जिस पर्सन को एक्सेप्ट करना है, जो एक्सेप्टर है, जो ऑफरी है, जो प्रोमिसी है, अगर उसी को ऑफर के बारे में नहीं पता है तो वो ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ए है, ए का बच्चा खो गया. ठीक है, और उसने अपने नौकर को भेजा कि तुम जाओ और मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाओ. ठीक है, और उसके बाद ए ने ये चीज घोषणा की कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के ले आएगा मैं उसको 10,000 रुपए दूंगा. बाद में जो नौकर है वो उसके बच्चे को ढूंढ के ले आता है, और कुछ टाइम बाद और नौकर को ये पता चलता है कि मालिक ने ऐसी घोषणा कर रखी थी कि जो उसके बच्चे को ढूंढ लाएगा मैं उसको 10,000 रुपए दूंगा.
वो क्लेम करता है। पर यहाँ पर जो नौकर है उस तक तो ये बात गई ही नहीं थी, उस पर ये बात अप्लाई नहीं हुई थी, क्योंकि एज अ एक्सेप्टर, एज अ एक्सेप्ट करने के लिए उसको पहले से ऑफर पता होना चाहिए था, जो कि उसको पता ही नहीं था। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, कि जो भी एक्सेप्टर है, जो भी ऑफरी है, उसको पहले से ऑफर के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा। देन टेलिंग अ प्लान इज नॉट ऑफर। इसका मतलब है सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर कर देना या अपनी प्लान बता देना सामने वाले को, उसको हम ऑफर नहीं कहते हैं। जहां पे हम क्वेश्चन रेज करते हैं, जहां पे हम सामने वाले की हामी लेना चाहते हैं, उसको हम ऑफर कहेंगे। ठीक है। उसके बाद ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द ऑफरिंग। जो ऑफर होगा, जो प्रपोजल होगा, वो हमेशा इस माइंडसेट के साथ होना चाहिए कि हमें सामने वाले की हामी चाहिए। ठीक है ना कि सिर्फ तुम जोक अराउंड करने के लिए कोई भी एक स्टेटमेंट दे देते हो, कोई भी जोक या कोई भी सिर्फ अपना प्लान बताना कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, उसको हम ऑफर नहीं कहेंगे। बल्कि ऐसी कोई चीज कि मैं ये पेन 10 रुपए में बेचना चाहती हूँ, क्या आप खरीदोगे, इसको ऑफर कहेंगे। परंतु अगर सिर्फ मैं इतना बोल के रुक जाती हूँ कि मैं ये पेन 10 रुपए में बेचना चाहती हूँ, तो ये ऑफर नहीं हुआ। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। ठीक है। पहला है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर जो कि पब्लिक को दिया जाता है, कि कोई भी पब्लिक में से वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। जैसा कि अगर हम एग्जांपल लें कि न्यूज़पेपर में किसी ने डाला है मिसिंग पर्सन के बारे में कि ये पर्टिकुलर पर्सन मिसिंग है और जो कोई भी इसको ढूंढ के लाएगा मैं उसको 10,000 रुपए दूंगा। तो ये जो ऑफर है ये जनरल ऑफर है। ये यहाँ पे कोई एक पर्सन को नहीं दिया गया है, यहाँ पे पब्लिक को दिया गया है, तो उसको जनरल ऑफर कहेंगे। और जनरल ऑफर की खास बात यह है कि यहाँ पे जो प्रॉमिसी है उसका एक्सेप्ट करना, उसका सामने आके हामी भरना कि हाँ मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, ये जरूरी नहीं है। बाय वे ऑफ डूइंग भी ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। जनरल ऑफर। Then special offer. A special offer is basically made to one definite person, one specific person. मतलब कि जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि A और B 2 पर्सन है जो शादी करना चाहते हैं। तो A पर्सन ने जब प्रपोजल दिया will you marry me, तो ये जो है ये B के लिए स्पेसिफिक है। मतलब कि A जब कोई ऑफर स्पेसिफिकली B के लिए ही देगा और B को ही सिर्फ एक्सेप्ट करना, उसके अलावा कोई और एक्सेप्टेंस या डिनायल उस ऑफर का नहीं दे सकता है, तो हम उसको स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। उसके बाद क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर इज बेसिकली 2 पार्टीज एक्सचेंजिंग आइडेंटिकल ऑफर इन ignorance ऑफ ईच अदर्स ऑफर। इसका मतलब ये है कि क्रॉस ऑफर मतलब कि A और B पर्सन एक दूसरे को ही ऑफर दे रहे हैं ऑन द सेम टर्म्स एंड ऑन सेम ग्राउंड्स। ठीक है। कि मतलब उनके कंडीशंस भी सेम है, उनका कंसिडरेशन भी सेम है, उनका टाइम पीरियड भी सेम है, सब चीज सेम है, पर उनको ये नहीं पता है कि सामने वाला A पर्सन भी उनको ऑफर दे रहा है और वो एक दूसरे के अनजाने में, मतलब एक दूसरे के ऑफर के अनजाने में वो ऑफर दे रहे हैं एक दूसरे को, तो हम उसको क्रॉस ऑफर कहेंगे। इसका मतलब ये है, अगर हम एग्जाम्पल से समझे कि A और B 2 पर्सन है और उन दोनों ने ये ऑफर दिया। पहले A ने ऑफर दिया B को कि मुझे ये मार्कर बेचना है 10 रुपए में। ठीक है। मतलब क्या आप मेरे से ये मार्कर 10 रुपए में खरीदोगे। A ने B के लिए ऑफर दिया, वहीं पे B ने भी साथ में उसी टाइम पे बिना ये इस ऑफर के बारे में जाने उसने ये ऑफर दिया कि मैं आपसे मार्कर खरीदना चाहता हूँ 10 रुपए में, क्या आप दीजिएगा। तो ये दोनों ऑफर को क्रॉस ऑफर कहेंगे। उसके बाद काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर बेसिकली वो ऑफर्स होते हैं जो कि फर्स्ट ऑफर को कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब कि जब हम दुकान पे जाते हैं और कोई सामान लेते हैं और शॉपकीपर हमें बोलता है कि मैडम मैं आपको ये कपड़ा 1000 रुपए में दूंगा, ये उसका ऑफर है। पर जब हम उसको डिनाई करते हुए बोलते नहीं भैया मैं इसको 900 रुपए में लूंगी, तो ये काउंटर ऑफर हो गया। काउंटर ऑफर में ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि काउंटर ऑफर सिर्फ तभी होगा जब पहला ऑफर डिनाई करके आप सामने से एक ऑफर दोगे,
तो पहला ऑफर रिजेक्ट मान लिया जाएगा। उसके बाद जो एक्सेप्टेड है, जिसको पहला ऑफर एक्सेप्ट करना था, वो यहाँ पे ऑफरर बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर, ऐसा कोई ऑफर जो कि काफी टाइम के लिए चलता रहे। ठीक है। जो स्टैंडिंग हो, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि हम न्यूज़पेपर वाले को बोलते हैं कि भैया इस महीने हर दिन आप न्यूज़पेपर डाल के जाना, तो हम उसको डेली ऑफर नहीं दे रहे हैं कि भैया आप न्यूज़पेपर डालना तो मैं पैसे दूंगी, आप न्यूज़पेपर डालो तो मैं पैसे दूंगी। ऐसा कोई ऑफर जो कि एक लंबे टाइम पीरियड तक चलते रहेगा और जब उसकी कंप्लीशन हो जाएगी तब हम उसका पेमेंट करेंगे, उसका कंसिडरेशन देंगे, तो हम उसको स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। Section 5 of Indian Contract Act 1872 talks about revocation of proposal and acceptance. So basically होता कैसे है? Revocation means to take back, कि किसी चीज को हम कैंसिल कर दे रहे हैं, हमें वो ऑफर या वो एक्सेप्टेंस देना ही नहीं है, तो हम उसको कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं, वापस कैसे ले सकते हैं। ठीक है। तो सेक्शन 5 इस बारे में बात करता है। तो पहले हम ऑफर के बारे में समझते हैं और वही सेम चीज कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस पे भी अप्लाई होता है। जब हम ऑफर देते हैं, मतलब कि ए पर्सन ने बी पर्सन को ऑफर दिया, ठीक है, तो जब बी पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट करने वाला जब तक बी पर्सन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, उससे पहले जो ए पर्सन है वो रिवोक कर सकता है अपना ऑफर। एग्जाम्पल कि ए पर्सन ने वाया पोस्ट ये चीज भेजा है कि वो अपना लैंड सेल करना चाहता है 10,000 रुपए में, क्या आप खरीदोगे? ये ऑफर हुआ। ठीक है। ए पर्सन ने बी पर्सन को वाया पोस्ट भेजा है। ठीक है। बी पर्सन को भी रिप्लाई देना है वाया पोस्ट। तो जब बी पर्सन अपना एक्सेप्टेंस का पोस्ट भेजे, मतलब कि बी पर्सन अपना पोस्ट करने जाए अपना लेटर, उससे पहले ए पर्सन को अपना ऑफर टेक बैक करना है, रिवोक करना है। वंस बी पर्सन एक्सेप्ट्स द ऑफर और वो पोस्ट भेज देता है, मतलब वो लेटर पोस्ट कर देता है, तो उसके बाद ए पर्सन के पास कोई भी राइट नहीं बचेगा अपने ऑफर को रिवोक करने का, उसको टेक बैक करने का। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोमिसर है उसके पास तभी तक अपने ऑफर को रिवोक करने का टाइम है जब तक जो प्रोमिसी है वो उसको एक्सेप्ट ना करे, वो अपनी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट शो ना कर दे। ठीक है। यही सेम बात एक्सेप्टेंस में भी लागू होती है कि जब जो मैंने अभी पहले एग्जांपल लिया कि ए पर्सन को अपना प्रॉपर्टी बेचना था, उसने वाया लेटर भेजा, ठीक है, कि वो अपना ऑफर दिया कि वो अपना लैंड बेचना चाहता है, तो बी भी उसको वाया लेटर ही रिप्लाई देने वाला है। तो बी जो एक्सेप्टर है, सेकंड पार्टी है, वो लेटर भेजने से पहले या लेटर भेजने तक वो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है, पर वंस उसने लेटर पोस्ट कर दिया ए को अपने एक्सेप्टेंस का, उसके बाद बी पर्सन जो मतलब प्रोमिसी है, जो एक्सेप्टर है, वो अपना एक्सेप्टेंस टेक बैक नहीं कर सकता, रिवोक नहीं कर सकता है। ओके। Let's start with Section 6 of Indian Contract Act 1872, Modes of Revocation of Offer. तो modes of revocation of offer मतलब, तो इसका मतलब ये है कि किस तरीके से हम अपना ऑफर रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, टेक बैक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका पहला वे है बाय नोटिस। इसका मतलब ये है कि हम अपना विलिंगनेस टू रिवोक द ऑफर को कम्युनिकेट कर दे, किस वे में? बाय सेंडिंग द नोटिस। ठीक है, कि भाई हमें नहीं करना है, तो हम उस बात का नोटिस सेंड कर दें। ठीक। उसके बाद बाय लैप्स ऑफ टाइम, कोई एक ऐसा ऑफर है जो कि टाइम बेस्ड ऑफर है, मतलब कि मैंने ऑफर दिया है कि आप ये पर्टिकुलर लैंड खरीद लो और 10,000 रुपए में, और अगर आपका एक्सेप्टेंस है तो आप मुझे 2 महीने में बता देना। 2 महीने का टाइम पीरियड पास हो गया, कोई वहां पे ऐसे एक्सेप्टेंस का कोई जवाब नहीं आया, ना हाँ में ना ना में, तो 2 महीने के बाद ये ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रेसिडेंट्स, काफी बार क्या होता है कि जब ए पर्सन मतलब जो ऑफरर होता है, वो जब कोई ऑफर
देता है, सामने रखता है, तो उसके साथ कुछ कंडीशंस अप्लाई करवाता है कि अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करोगे तभी ये ऑफर आप पे लागू होगा। ठीक है, तो अगर वहां पे फेलियर हो जाता है, मतलब जो एक्सेप्टर है वो उन कंडीशंस को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है फर्स्ट प्लेस पे, तो वो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। उसके बाद बाय डेथ और इंसैनिटी, कि जो ऑफरर है उसकी डेथ हो जाती है, वो इंसेन हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर जो एक्सेप्टर है उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है, ध्यान से सुनना, ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है, तो जो ऑफर है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। पर अगर जो एक्सेप्टर है उसको ये बात नहीं पता है कि जो ऑफरर है वो उसकी डेथ हो गई है या वो इंसेन हो गया है, और वो इस बात से अनजान होकर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तब उस कंडीशन में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे ऑफरर के, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड होगा फुलफिल करने का। ठीक है, बाय काउंटर ऑफर, वेरी सिंपल, कि मतलब हमारा काउंटर ऑफर का मतलब ही यही है कि जब हमने जो ऑफर दिया है वो जब कैंसिल आउट हो जाएगा और सामने से दूसरा ऑफर मिल जाएगा, तो उसको हम काउंटर ऑफर कहते हैं। तो मतलब कि जब ए पर्सन ने, जो ऑफरर था, जब उसने एक ऑफर दिया कि आप ये पेन मेरे से 10 रुपए में खरीद लो, और सामने से बी ने बोला कि नहीं, आप मुझे ये 5 रुपए में बेच दो, तो जो पहला ऑफर है जो कि 10 रुपए वाला है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, उसके बाद बाय वे ऑफ रिजेक्शन, वेरी सिंपल, कि जब जो एक्सेप्टर है उसने खुद ही रिजेक्ट कर दिया ऑफर को कि नहीं, मुझे नहीं खरीदना है ये पेन, तो उसको, उस ऑफर को भी हम रिवोक्ड समझेंगे। उसके बाद बाय चेंज ऑफ लॉ, बाय चेंज ऑफ लॉ मतलब कि ये होता है कि किसी पर्सन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऑफर दिया, ठीक है, और जब उसने वो ऑफर बनाया, जब उसने वो ऑफर दिया, उस टाइम पे तो वो काम करना लीगल था, बाय लॉफुल था, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज अनलॉफुल घोषित हो गया, कुछ अमेंडमेंट्स हो गए लॉ में और उससे वो चीज अनलॉफुल हो गया, तो उस कंडीशन में वो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा बाय चेंज ऑफ लॉ। ओके, थैंक यू।